अब बोलना शुरू करो। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर पर परिचर्चा करेंगे। आपके उस पेपर का टाइटल है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस पेपर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज आपसे विचार विमर्श चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या होती है, उसका क्या अभिप्राय होता है। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहा जाता है। इसमें संविधान का सार निहित होता है, या यूं कह लीजिए, ये भारतीय संविधान का एक प्राक कथन है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और शासन व्यवस्था के लक्ष्यों के बारे में उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध कानूनविद नाना पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किन बातों के बारे में उल्लेख किया गया है। उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मूल तत्व निहित हैं। प्रथम है भारतीय संविधान के अधिकार स्रोत के बारे में। देखिए, प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है संविधान के प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग ये संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। दूसरी जो बात इसमें निहित है वो है शासन व्यवस्था की प्रकृति, कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में भी इसका उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करें कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान के उद्देश्यों के बारे में भी प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथी बात है संविधान के लागू होने की तिथि। प्रस्तावना में अंत में कहा गया है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 होगी, अर्थात संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें 4 बातें कही गई हैं। एक बार हम पुनः स्मरण कर लें। पहला कि संविधान की शक्ति का स्रोत, दूसरा शासन व्यवस्था की प्रकृति, कि शासन व्यवस्था कैसी होगी, तीसरा कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, और चौथा कि संविधान कब से लागू होगा। इन 4 बातों के बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संकल्पनाएं, अवधारणाएं दी गई हैं उनसे क्या आशय है, इनके बारे में हम समझें। हमने एक बिंदु बनाया है कि संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु, उसमें जो पहला बिंदु है वो है संप्रभुता। कि संप्रभुता से आशय है कि आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र शक्ति जिसके आदेशों की अधीनस्थों द्वारा आदतन पालना की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत आंतरिक व बाह्य रूप से सर्वोच्च व स्वतंत्र है और किसी के अधीन नहीं है। दूसरा जो शब्द है जिसका उल्लेख किया गया है वो है समाजवादी। कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्षण मौजूद हैं इस संशोधन से पूर्व। भारतीय समाजवाद अपनी तरह का एक लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद में
उत्पादन व वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण व निजी संपत्ति का उन्मूलन करने में विश्वास रखता है। भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है और एक समतावादी समाज की रचना करने में विश्वास रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद गरीबी, अशिक्षा, बीमारी तथा अवसर की असमानता को समाप्त करना चाहता है। तीसरा बिंदु है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, जिसे हम इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इससे अभिप्राय है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने का अधिकार है। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में हम मौलिक अधिकारों में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। चौथा बिंदु है लोकतांत्रिक। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। ये जो लोकतांत्रिक अवधारणा है, इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र के विचार निहित हैं। यहाँ हमारा जो तात्कालिक संदर्भ है वो राजनीतिक लोकतंत्र से है और जिसका अभिप्राय है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। पांचवा बिंदु है गणतंत्र। गणतंत्र से आशय है किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है और भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत व अमेरिका में एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राजा या किंग होता है, जो वंशानुगत होता है, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, इसलिए ब्रिटेन की जो राज्य व्यवस्था है उसे हम एक राजतंत्रीय व्यवस्था कह सकते हैं। दूसरी बात, गणतंत्र में दो और निहितार्थ निहित हैं। प्रथम कि संप्रभुता जनता में निहित हो और द्वितीय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। छठा बिंदु है न्याय। प्रस्ताव में न्याय के 3 रूपों को शामिल किया गया है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। दरअसल न्याय प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों में विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में हम आगे मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों पर जब परिचर्चा करेंगे तब इस संदर्भ में विस्तार से उल्लेख करेंगे। 7वां बिंदु है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति या अभाव तथा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई है। 8वां बिंदु है समानता। समानता से आशय है विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति तथा बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता प्रदान करना, अर्थात नागरिकों से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा सभी को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अंतिम जो बिंदु है वो है बंधुत्व। बंधुत्व से अभिप्राय है मोटे तौर से भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता व मौलिक कर्तव्य, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है, इनके द्वारा बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंत में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम परिचर्चा करेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 368 में। इसे हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद आधारभूत ढांचे को छोड़कर
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। के साथ ही हमारा इस टॉपिक पर हमारी परिचर्चा पूर्ण होती है। हम अगले व्याख्यान में मौलिक अधिकारों पर परिचर्चा करेंगे। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, कोई संदर्भ में जो भी उनके पास साहित्य उपलब्ध है उससे वो मौलिक अधिकारों के बारे में पूर्व में थोड़ा सा अध्ययन करें, ताकि व्याख्यान के दौरान कुछ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। इसको